नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपनी यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के सेशन को। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ जाए, इंस्टा पर नहीं फॉलो किया तो फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा सभी को बताया कि अगर आप लोग बीएड की तैयारी और अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो आप लोग जो हमारा पेड बैच जो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो एकदम बिल्कुल न्यू वाला जो टॉपिक रिविजन वाइज जो आपका स्टार्ट हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी क्लासेज जो आपकी 25 अप्रैल से यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगी। आपको यहाँ पर जितने भी आपके हिंदी, रीजनिंग, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब की जो है पूरी की पूरी आपको यहाँ पर पूरा टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर रिवीजन करवाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो इस वाले बैच से आप जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर 499 में अभी क्या क्या मिल रहा है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। साथियों आपको यहाँ पर इसमें अर्जुन टेस्ट सीरीज भी जो इंक्लूड किया गया, जो एकदम नया वाला लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे, वो भी आपको यहाँ पर जो ऐड किया गया है। और साथ ही साथ तो जब आपका लास्ट में आपके पास जब 10 दिन बचेंगे तो आपको यहाँ पर 5 फुल मॉक टेस्ट, जैसे आपका पेपर हॉल में जैसे पेपर होता है उस तरीके का पेपर करवाया जाएगा। और 5 जो है प्रीवियस ईयर जो आपको फुल टेस्ट करवाए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे। बहुत सारी जो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। कैसे आपको जुड़ना है वो सिंपल सा प्रोसेस है। एक हमारा ऐप है DOG ऑफिशियल ऐप। इस ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उस लिंक पे जो है क्लिक करके आप जो है इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको ओपन करिए, उसके बाद आप कोर्स वाले सेक्शन में जाओ, आपको यहाँ पर दिख जाएगा 45 डेज टॉपिक वाइज रिवीजन। ये जो अर्जुन बैच कह सकते हैं, अर्जुन बैच आपको मिल जाएगा। तो ये बैच आप लोग यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करके जो इसको परचेज कर सकते हैं। अभी प्राइस आपका जो है कितना चल रहा है भाई? अभी आपका प्राइस 499 चल रहा है। ठीक है, ये 25 अप्रैल तक ये ऑफर जो आपका वैलिड है। 50% अभी आपका ऑफ चल रहा है। आफ्टर 25 अप्रैल ये जो प्राइस आपकी बढ़ जाएगी। तो आप इसको अभी देर मत करो, इसको यहाँ पर जाकर के इसको परचेज कर लो। आपको गूगल पे, फ़ोन पे, आप किसी भी के थ्रू जो इसको पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपनी इस क्लास की तरफ। जिसको भी इसके बारे में जानकारी चाहिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भैया फटाफट जुड़ जाओ, जिससे क्लास को जल्दी ही शुरू कर दिया जाए। हाँ, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए, जिससे जल्दी से क्लास को शुरू किया जाए। बिल्कुल। तो चलिए देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न आपका यहाँ दे दिया गया, कहा गया एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। यानी एकाक्षरी जो है, एकाक्षरी भाषा जो है, एकाक्षरी भाषा किस परिवार से संबंधित रखता है? जल्दी से बताएंगे। तो ये किस परिवार से संबंधित रखता है? फटाफट से आप सभी लोग बताएंगे। तो आप लोग जानते हैं, पहली बात तो चीनी और तिब्बती, चीनी और तिब्बती जो भाषा है, चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार की भाषा कहा जाता है। याद रखेंगे किसको? चीनी और तिब्बती परिवार को, चीनी और तिब्बती परिवार को क्या कहा जाता है? एकाक्षर। आप लोग जानते हैं क्या कहा जाता है? चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार की भाषा कहा जाता है। याद रखेंगे कौन सा? एकाक्षर परिवार की भाषा, एकाक्षर परिवार की भाषा कहते हैं। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। ऑप्शन नंबर बी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे देखो। नेक्स्ट, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार या भारोपीय भाषा परिवार?
किससे है? तो आप लोग जानते हैं जो कन्नड़ है वो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखता है। कौन सा? द्रविड़ भाषा परिवार से। कौन? कन्नड़। कन्नड़ जो है किस भाषा परिवार से? द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखता है। आप जानते हैं जो द्रविड़ भाषा है परिवार से संबंधित अन्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, ये सारी चीजें हैं। कौन सी है? कन्नड़ के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम, ठीक। तो कौन कौन सा हो गया? तमिल हो गया, तेलुगु हो गया और मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गया। ये सारी भाषा क्या है आप लोग जानते हैं? हाँ, द्रविड़ भाषा जो है द्रविड़ भाषा की, द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। आप सभी को इन्हें याद रखना है, ठीक है। हाँ, कन्नड़ जो है आप लोग जानते हैं, कन्नड़ कर्नाटक की राजभाषा भी मानी जाती है। आपको यह भी याद रखना है जो कन्नड़ है किसकी है? कन्नड़ कर्नाटक की राजभाषा भी मानी जाती है। आप सभी को इसे भी अच्छे से याद रखना है। कहा गया है औचड़ को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? औचड़, औचड़ को खड़ी बोली में हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं औचड़ जो है, पहली बात तो औचड़ एक बघेली भाषा है। औचड़ कौन सी भाषा है? बघेली। तो बघेली भाषा तो हम लोगों को पता नहीं, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा आ गया है, किसी कारण से आ गया होगा। तो औचड़ जो है ये कौन सी भाषा है? पहली बात बघेली भाषा का शब्द है। कौन सा? बघेली भाषा का शब्द है। बघेली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जोरदार। जिसका अर्थ क्या होता है? जोरदार। ऑप्शन नंबर ए, जिसका क्या होता है? जिसका अर्थ होता है जोरदार, ठीक है। खड़ी बोली में क्या कहते हैं? जोरदार कहते हैं। आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? हाँ। कहा गया है औते रहेंगे को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं औते रहेंगे को खड़ी बोली में कहते हैं आते ही रहेंगे, आते ही रहें। जो है औते रहेंगे को क्या कहेंगे? आते ही रहें कहते हैं। अगर हम खड़ी बोली की बात करें तो औते रहेंगे जो है इसको खड़ी बोली में क्या कहेंगे? आते ही रहें। क्या कहेंगे? आते ही रहें। ऑप्शन नंबर बी जो लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। चलो, कहा गया हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? तो आप सभी को पता है हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? कुल 11 स्वर होते हैं हिंदी भाषा में। टोटल स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। आप लोग जानते हैं कितने? 11। कौन कौन से होते हैं आप लोग देख लो। आ और आ, ई और ई, री, ए, आई, ओ और औ। ये कितने हैं? 11 हैं। आप लोग जानते हैं, आप ये जो देखते होंगे ये हिंदी भाषा में नहीं संस्कृत भाषा में आता है। अंक और आहा, इन दोनों को हम लोग अयोगवाहक ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का सही होगा। हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं? तो 11 स्वर होते हैं। आप सभी को याद रखना है, ठीक। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है? 33 ही होती है। व्यंजन की संख्या कितनी होती है भैया? तो आप सभी को पता है व्यंजन भी हमारे हिंदी भाषा में कितने होते हैं? 33 ही होते हैं। आप लोग जानते हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रस्तुत मानक हिंदी, आप जानते हैं वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी रखी गई है? केवल और केवल कितनी रखी गई? 33 रखी गई है। आप सभी को इसे भी याद रखना है, इसे भी रट लेना है। चलो आगे देखो। अब आप कहेंगे सर ये 33 कौन कौन से हैं? तो 33 में कौन कौन सा वर्गीकरण किया गया है? आप लोग जानते हैं एक आपका आता है स्पर्श व्यंजन। कौन सा? स्पर्श व्यंजन, जो कहां से कहां तक होता है? का से मां तक होता है, जिनकी संख्या कितनी होती है? 25।
इनकी संख्या कितनी होती है? 25 हो गया तो कौन सा हो गया? अस्पर्श व्यंजन हो गया। ठीक है, 25 हुआ तो कितना कौन हुआ? अस्पर्श व्यंजन हो गया। अस्पर्श व्यंजन के अलावा क्या बचा? आप लोग जानते हैं, अगर हम इसके अलावा बात करें तो 4, एक आता है ऊष्म व्यंजन। कौन सा आता है? ऊष्म व्यंजन। कितने होते हैं ये ऊष्म? कौन कौन से हैं? सा, सा और हा, 4 ये हो गए। और एक आता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन जिसे हम कहते हैं या, रा, ला और वा। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। इन सभी को आपस में जोड़ दो। 5 4 9, 9 और 4 13, 2 और 1 3, 33 वर्ण। इन्हें ही व्यंजन माना गया है 33। क्लियर है? चलो, चलो आगे देखा जाए। नेक्स्ट, कहा गया संज्ञा का भेद नहीं है। आगे बताओ जरा, कहा गया है संज्ञा का भेद नहीं है। फटाफट बताएंगे, संज्ञा का भेद नहीं है। तो संज्ञा का भेद नहीं है, आप लोग जानते हैं संज्ञा का भेद कौन कौन सा है? पहली बात तो ये समझो, कौन नहीं है ये समझो। तो आप लोग जानते हैं संज्ञा कुल कितने होते हैं? आप लोग जानते हैं संज्ञा अगर कुल पूछा जाए तो 5, कुल पूछा जाए तो 5 और मुख्य रूप से पूछा जाए तो 3। समझो, संज्ञा मुख्य रूप से अगर पूछे, मुख्यतः, तो कितने होते हैं? 3। मुख्यतः कौन कौन से होते हैं? देख लो 3 कौन कौन से हैं। एक आपका होता है कौन सा? पहला आपका कौन सा होगा? तो आप लोग जानते हैं जो पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, एक होता है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, एक होता है भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक में 2 आते हैं, एक आता है समूहवाचक संज्ञा, एक आता है द्रव्यवाचक। संज्ञा। तो अब देखो, अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो ये 1, ये 2 और ये 3, और अगर कुल पूछा जाए तो ये 4, ये 5। तो कुल अगर कहे मुख्य रूप से 3 और अगर कुल कहे कुल तो कितने होते हैं? 5। टोटल 5, मुख्य रूप से 3। तो इनमें से देखो कौन सा है? निजवाचक। निजवाचक संज्ञा नहीं है, क्या है? सर्वनाम है। निजवाचक क्या नहीं है? संज्ञा नहीं है, सर्वनाम है, जिसमें निजता का बोध होता हो। जिस शब्द से निजता का बोध हो, जैसे जो है आप और स्वयं आदि शब्दों से जब जिसमें निजता या स्वयं का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? निजवाचक जो है संज्ञा नहीं है, सर्वनाम है। आप सभी को इसको रटना है। अगला, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? कहा गया है इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? तो मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा
और विधुर कौन सा बना है, जल्दी से बताओ। चलो, तो आप लोग जानते हैं भेड़ा, भेड़ा पुल्लिंग है और भेड़, आप जानते हैं भेड़ में क्या है, आप प्रत्यय लगाए हैं तो क्या बना है, भेड़ा। आप लोग जानते हैं भेड़ स्त्रीलिंग है और भेड़ा पुल्लिंग है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या होगा, सी। बाकी विधुर पुल्लिंग है, आप जानते हैं मर्दाना भी पुल्लिंग है, बुढ़ापा भी पुल्लिंग है, बाकी सारे के सारे क्या है। हाँ, ऐसी बात नहीं है, जैसे पुल्लिंग ये भी है, कहा गया है पुल्लिंग शब्द जो स्त्रीलिंग से बना है, तो यही स्त्रीलिंग से बना है पुल्लिंग शब्द भेड़ा, और कोई स्त्रीलिंग से नहीं बना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो लोग आंसर कर रहे हैं। अब विधुर में आप क्या जोड़ेंगे, मर्दाना में मर्द स्वयं पुल्लिंग होता है, बुढ़ापा में बूढ़ा प्लस जो है आप लोग जानते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, मंत्रणा, सभा, मंडली या न्याय, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, जल्दी से बताओ। हाँ, तो आप लोग जानते हैं मंत्रणा, सभा, मंडली। मंत्रणा दी जाती है, सभा बुलाई जाती है, मंडली भी आप लोग जानते होते हैं, लेकिन न्याय दिलाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, न्याय पुल्लिंग है, न्याय पुल्लिंग शब्द है, जबकि सारे के सारे बाकी जो बच गए वो सब क्या है, स्त्रीलिंग है। आप सभी को इसे भी याद रखना है। अगला कहा गया हिंदी में वचन कितने होते हैं, तो अगर हिंदी में वचन की बारे में बात करें तो कितने होते हैं, 2। हिंदी में कितने वचन होते हैं, 2। एक तो होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में अगर पूछे तो वचन 3 होते हैं, हिंदी में 2, लेकिन संस्कृत में कितने, 3। संस्कृत में 3 कौन कौन से होते हैं ये बताओ, संस्कृत में 3 कौन कौन से, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3, और हिंदी में कितने, 2। तो हिंदी में पूछा गया है तो हिंदी में कितने लगाएंगे, 2 लगाएंगे, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। जिसमें एकत्व का बोध हो वहां पर एक वचन, जहां पर एक से अधिक का बोध हो वहां पर बहुवचन। आसानी से जानते हैं वचन का अर्थ ही क्या होता है, वचन का शाब्दिक अर्थ ही होता है संख्या, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, इनमें से कौन सा एक वचन हो जाएगा। आप लोग जानते हैं पहली बात, प्राण, दर्शन और ओठ, ये प्रायः बहुवचन में प्रयोग में लाए जाते हैं, प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त। तो कौन बचा, तेल। तेल जो है क्या है, एक वचन है, बाकी ये तीनों के तीनों क्या है, प्रायः वह वचन में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आंसर क्या देंगे आप लोग, जितने लोग तेल आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें क्या लगा दे कि दाम है, और भी जोड़ना है जोड़ लो, प्रायः बहुवचन में दाम हो गया, ओठ हो गया, अच्छत हो गया, हस्ताक्षर हो गया, क्या हो गया, हस्ताक्षर हो गया, उसके बाद क्या हुआ, आंसू हो गया। ये सारे के सारे प्रायः बहुवचन में प्रयोग में लाए जाते हैं। दाम हुआ, अच्छत हुआ, आंसू हुआ और हस्ताक्षर हुआ, ये परमानेंट क्या होते हैं, बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन तेल क्या है, एक वचन है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, हिंदी में कुल कितने, तो देखो अगर सर्वनाम के प्रकार पूछा जाए, अगर सर्वनाम के प्रकार पूछा जाए तो अलग है, लेकिन अगर कुल सर्वनाम पूछा जाए तो अलग है। कुल सर्वनाम कितने होते हैं, 11। कौन कौन से होते हैं, देखो 11 सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, जल्दी से देखो, फटाफट छाप लो, ऐसे याद किया करो, मैं, तू, आप, पहले याद करो, मैं, तू, आप, ठीक है। हाँ, फिर क्या लिखो, यह, वह, जो,
सो, फिर क्या लिखे आप, यह वह जो सो, फिर क्या लिखो, कोई कुछ कौन क्या, कोई कुछ कौन क्या, मैं तू आप, पहला पॉइंट, यह वह जो सो, कोई कुछ कौन क्या, ये 11 सर्वनाम होते हैं। तो कुल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। मैं तू आप, यह वह जो सो, कोई कुछ कौन क्या। तो ऑप्शन नंबर सी 11 आंसर आएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही होगा। ठीक है। निम्न में सर्वनाम शब्द है, निम्न में कौन सा सर्वनाम शब्द है। तो अगर हम इसमें से सर्वनाम शब्द की बात करें तो आप लोग जानते हैं सर्वनाम शब्द कौन सा है, ये है मैं। कौन सा, मैं। कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, सॉरी हाँ क्या होता है, एक सेकंड जरा रुको, ऐसे देखो, सर्वनाम के कितने भेद, 3। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में आता है मैं, हम। मध्यम में आता है तू, तुम, आप। अन्य में आता है यह, वह, ये, वे और वो। ये सभी याद रख लो। तो इसमें से क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो मैं है एक ऐसा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष है। आप सभी को इसे याद रखना है। क्लियर है? हाँ चलो बताओ, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, जल्दी से बताओ। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है। तो आप लोग जानते हैं अगर हम विशेषण की विशेषता बताएंगे तो क्या कहलाएंगे, प्राविशेषण कहलाएंगे। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, प्राविशेषण। जैसे राम बहुत सुंदर है। तो राम, यहां पर देखो राम संज्ञा है, सुंदरता क्या है, विशेषण है। राम कैसे व्यक्ति हैं, सुंदर हैं, तो क्या हुआ, विशेषण। कितना सुंदर हैं, बहुत ज्यादा वाले सुंदर हैं, बहुत ज्यादा वाले सुंदर हैं। तो विशेषण की भी विशेषता बता दी इन्होंने, तो क्या हो गया, प्राविशेषण हो गया। क्या हो गया, प्राविशेषण हो गया। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलो, निम्न में से विशेषण शब्द है, अभी अभी मैंने तुरंत बताया सुंदर है। इसके जस्ट पहले ही मैंने क्या बताया, सुंदर। सुंदर क्या है, विशेषण है। ठीक है। आगे, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर अगर पूछा जाए तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो आप जानते हैं अगर कर्म के आधार पर पूछे तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो हम लोग जानते हैं 3 जो है 2।
कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद, तो कितने भेद, 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है आकर्मक क्रिया, एक होता है, हाँ अच्छा जी ठीक है, एक होता है साकर्मक क्रिया। साकर्मक के भी 2 भेद होते हैं, एक होता है एक कर्मक, एक होता है द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक। आकर्मक, आ का मतलब नहीं, कर्म का मतलब कर्म, जिस वाक्य में कर्म विद्यमान ना हो, आकर्मक, जिसमें कर्म विद्यमान हो या जो कर्म के साथ हो उसे साकर्मक। जिस वाक्य में एक कर्म हो रहा हो, एक कर्मक, जिस वाक्य में 2 कर्म हो रहा हो, द्विकर्मक। याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जितने लोग आंसर कर रहे हैं, कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद, तो 2 भेद होते हैं। ठीक है जी, चलो कहा गया क्रिया चुनिए, क्रिया चुनिए। कहा गया मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। तो पहली बात आप लोग जानते हैं, सीखना क्या है दोस्त, क्रिया है। क्या है, क्रिया। तो सीखती है क्रिया, ठीक है। सीखती है क्या हो गया, क्रिया है। आसानी से आपको मिल गया। ऑप्शन नंबर सी जिनका आया उनका सही है, ठीक है। चलो कहा गया हिंदी में कारक की विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं। हिंदी में कहा गया हिंदी में कारक की विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं। तो आप लोग जानते हैं हिंदी में अगर कारक की विभक्तियों सहित कुल भेद पूछा जाए तो कितने माने जाते हैं, 8। कितने माने जाते हैं, 8 माने जाते हैं। देखो पहला कर्ता की विभक्ति ने, दूसरा कर्म की विभक्ति को, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान संप्रदान के लिए क्या होगा, संप्रदान के लिए। आप लोग जानते हैं संप्रदान के लिए। आगे हाँ को भी रहता है, संप्रदान को हो, अगर के लिए आता है तो ठीक है, ठीक है। हाँ अपादान से विभक्ति रहेगा, लेकिन अलग होने के संबंध में, अलग होने के संबंध में। किसके संबंध में, आप लोग जानते हैं अपादान में क्या रहेगा, से विभक्ति रहेगा, लेकिन वो कैसे रहेगा, अलग होने के सेंस में रहेगा। आप सभी को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आएगा संबंध। काकी के नानी ने रारी रे, क्या आएगा, रारी रे।
एक होता है 7 अधिकरण। में पर ऊपर होता है। एक बचा संबोधन। कौन बच्चा? संबोधन बच्चा। जैसे अरे, हे, अहो, अरे, अहो, हो, रे, ये सारे के सारे हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक? डाउट क्लियर हुआ? तो कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। याद रख लो, लिख लो, रट लो, छाप लो। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। पहले देखो, पढ़ाना क्रिया, क्या पढ़ाया? पाठ। क्या हुआ? कर्म। किसने पढ़ाया? शिक्षक। कौन हो गया? कर्ता। किसने पढ़ाया? शिक्षक ने पढ़ाया। क्या हो गया? कर्ता। अब शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, यहां पर देखो ने विभक्ति। ने विभक्ति है तो आप जानते हैं कर्म भी, लेकिन जो विभक्ति के साथ रहता है अक्सर हम उसे ही मानते हैं। तो यहां पर जरा देखो ने विभक्ति किसकी आई है? कर्ता के लिए ने आई है। तो देखो शिक्षक ने क्या पढ़ाया? पाठ। यानी शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाया जा रहा है तो कर्ता द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो कर्ता कारक होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा कर्ता कारक। आप लोग जानते हैं कर्ता कारक ही मुख्य पहचान वाक्य में ने का प्रयोग हुआ है, तो जहां पर मुख्य पहचान होता है उसे ही मानते हैं। क्लियर है जी? चलो क्लियर है, तो आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आप लोग देख लीजिएगा, अभी आप कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिएगा जिसको हम पढ़ेंगे कल। तो ठीक है, आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम स्टूडेंट।